नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी टॉक लाया हूँ जिसको अगर आप पूरा सुनेंगे तो यू विल लिव लॉन्गर, यू विल लिव हेल्दियर। वैज्ञानिक तौर पे आज हम क्या क्या करें जिससे कि हम स्वस्थ और लंबा जीवन जी सकें, ये अगर आपको जानने में इंटरेस्ट है तो ये टॉक पूरी सुनिएगा। अगर ये टॉक आप पूरी सुनेंगे तो यू विल नो एग्जैक्टली द राइट वे टू लिव अ लाइफ। अब हर किसी का राइट वे अलग अलग हो सकता है। अब यूजुअली यही होता है, हर इंसान को ये लगता है जो मैं कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, बट डेफिनेशन उसकी अलग अलग होती है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज द साइंटिफिक वे ऑफ डूइंग थिंग्स। दिस इज द वे साइंस थिंक्स करंटली। एंड अगर आप मोस्टली मेरे जैसे डॉक्टर्स या कोई भी सीनियर लेवल के डॉक्टर्स को लेते हैं तो हम लोग भी यही जीवन अपनाने की कोशिश कर रहे हैं आज, ताकि हम भी स्वस्थ और लंबा जिएं। हर किसी इंसान को लंबी और स्वस्थ जिंदगी चाहिए। आप शायद जानते हो, मैं डॉक्टर महेश वाधवानी हूँ। आई एम फाउंडर ऑफ अ साइट कॉल्ड इज www.cardiacsecondopinion.com। इस साइट पर हम किसी भी हार्ट से संबंधित प्रोसीजर को रिव्यू करते हैं। अगर आपको किसी और डॉक्टर ने कुछ प्रोसीजर एडवाइस किया है और आप ये समझना चाहते हैं कि उस प्रोसीजर का रियली आपको इंडिकेशन है नहीं है, अगर है तो कितना जल्दी करना चाहिए, कैसा खर्चा होता है, कौन इसके लिए सबसे अच्छे लोग हैं, इसके बारे में हम आपको अनबायस्ड ओपिनियन देते हैं। मैं पारस हॉस्पिटल में कार्डियक सर्जरी का हेड भी हूँ यहाँ पर, हम जहाँ पर नियोनेटल, पीडियाट्रिक और एडल्ट कार्डियक सर्जरी करते हैं। साथ ही साथ मेरी एक फाउंडेशन है विच इज़ अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड इज यूनिहील हार्ट केयर फाउंडेशन। इस फाउंडेशन में हम पैसे इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं ऐसे गरीब बच्चों के लिए जिनके पिता माता के पास में पैसा नहीं है हार्ट के ऑपरेशन करवाने के लिए। क्योंकि हर 250 में से एक बच्चे में हार्ट की प्रॉब्लम निकलती है और इसी प्रॉब्लम को ऑपरेट कराने के लिए अभी इंडिया में बहुत कम रिसोर्सेस हैं। अगर आप मेरी टॉक से कुछ नया गेन करते हैं, अगर आपको लगता है मेरी टॉक से आपने कुछ सीखा, तो इस फाउंडेशन में ज़रूर मदद कीजिए। इसमें आप अपना पैसा डोनेट करेंगे तो ये पैसा आपके किसी एक बच्चे की जान बचाएगा। अगर आप चाहें तो किसी बच्चे की पूरी सर्जरी भी आप फंड कर सकते हैं। उसके लिए आप हमें पर्सनली मैसेज करेंगे तो वील कॉन्टैक्ट यू ऑन दैट फ्रंट। देयर हैव बीन अ जेंटलमैन जिन्होंने 2 बच्चों की सर्जरी खुद करवाई अपने पैसे से। So now we come back to the original topic. आज के टॉपिक में I'll bring my slides also with me. So today format is slightly different क्योंकि मुझे लगता है ये स्लाइड देखने के बाद आपको जो मैं कहना चाहता हूँ और इफेक्टिव तरीके से समझ में आएगा। आई होप आप अभी ये स्क्रीन देख पा रहे होंगे। सो दीज आर माई क्रेडेंशियल्स एंड आज एक पावर पॉइंट के साथ मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा। बेसिक पर्पस इज कि जो विजुअली मैं बताना चाहता हूँ शायद केवल बातों से कन्वे ना हो। सो द टॉक इज टाइटल्ड एज यंग एट हार्ट। And you would be thinking this gentleman is young at heart? Yes, because he is Mr. Miyazaki, जो कि जापान में थे और इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था एट 105 years of age 36 seconds में 100 मीटर की रेस भाग के। So at 105 also you can run fast। एंड बाहर की बात क्यों करें, जापानीज लोगों से ज़्यादा बड़ा एग्जाम्पल तो हमारे पास हमारे फौजा सिंह साहब थे। सो फौजा सिंह जी अभी भी जिंदा हैं 116 साल की उम्र में, और इन्होंने रनिंग शुरू ही 90 ईयर्स की एज में की थी। 90 साल की उम्र में रनिंग शुरू की थी। जब उनके बेटे की मौत हो गई थी, ही फेल्ट सैड अबाउट इट एंड ही स्टार्टेड रनिंग फॉर मैराथन एंड ही रैन अ फुल मैराथन एट 105 ईयर्स ऑफ एज। 105 साल की उम्र में लास्ट इन्होंने पूरी मैराथन भागी थी। माइंड यू, मैराथन इज लाइक 42 किलोमीटर्स। सो इस उम्र में भी हमारे शरीर में ऐसी पावर हो सकती है अगर हम अपना शरीर स्वस्थ रखेंगे तो। अब स्वस्थ का मतलब क्या है? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ हेल्थ? सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिफाइंस द हेल्थ एज स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। केवल बीमारी नहीं होना हेल्थ नहीं है। हेल्थ इज द पॉजिटिव स्टेट ऑफ बीइंग, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी। सामाजिक रूप में भी आपका एडजस्टमेंट इज पार्ट ऑफ योर हेल्थ, मेंटल हेल्थ। सो दिस इज सच ए ब्यूटीफुल लैंग्वेज में लिखी हुई छोटी सी डेफिनेशन पर बहुत मतलब रखती है ये, और इसको फॉलो करने के लिए जो इंसान है हजारों लाखों सालों से कोशिश करता आया है। So I'll take you back bit towards the history because whole talk is based on human evolution. अब मुझे नहीं पता आप ये मानते हैं कि जो इंसान ज़मीन पे आया वो एक भगवान की गिफ्ट आए थे, एडम एंड ईव, या फिर इंसान किसी तरीके से भगवान ने पैदा किए, वो क्रिएशन के लिए मनु के थ्रू हुआ था, या जो भी अलग अलग धर्म में, अलग अलग कल्चर में ह्यूमन का क्रिएशन अलग अलग तरीके से बताया जाता है। बट साइंटिफिक तरीके से वी नो फॉर श्योर दैट ह्यूमंस इवॉल्व्ड। एंड ये जो इवोल्यूशन आया था ये लगभग 50 लाख साल पहले जो हमारे एंसेस्टर्स थे वो डिफाइन हो गए थे, अलग आए थे, और
इंसान इस करंट फॉर्मेट में, आज के फॉर्मेट में इंसान लगभग 1.5 से 2.5 लाख साल पहले इस धरती पे आ चुका था। सो 1.5 से 2.5 लाख साल पहले इंसान का शरीर, ब्रेन का वेट, बॉडी कंपोजिशन, हाव भाव, ये सब 1.5 लाख से 2.5 लाख साल पहले आ चुका था। पर हमने जो प्रोग्रेस की है अभी पिछले 5000 सालों में वो इतनी ट्रिमेंडस है कि वो 1.5 लाख साल पहले से, उस समय पे इंसान वॉज लाइक एनी अदर एनिमल, कि उस समय पे अगर हम पूछते कि धरती का ओनर कौन है तो शायद शेर बोला जाता, बिकॉज शेर सबसे ताकतवर एनिमल था, इंसान उससे ज़्यादा ताकतवर नहीं था। पर धीरे 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 सामाजिक और मानसिक विकास के चलते हुए इंसानों ने मिलकर क्यूमुलेटिवली वी वर एबल टू डोमिनेट दिस होल अर्थ इन सच अ ब्यूटिफुल वे कि आज एक तरह से इस पृथ्वी के मालिक हम हैं। ऑफ कोर्स वी ओव अ लॉट टू सो मेनी प्लांट्स एंड एनिमल्स हु लिव अलोंग विद अस, बट इसके बारे में और आगे बात करेंगे। बट उस समय अगर हम जाएं 50,000 साल पहले, तो 50,000 साल पहले इंसान का लाइफस्टाइल क्या था? इट वॉज टिपिकली लाइक अ हंटर गैदरर, मतलब एक जंगल में रहने वाले व्यक्ति जो कि खुद या अपने परिवार के साथ में एक जगह से दूसरी जगह मूव करता रहता था, या तो केव्स में रहते थे या कुछ छोटे छोटे झोपड़े बना के रहते थे। और उस समय पे वो डेली अगर शिकार ना करेंगे या फिर खाना लेके नहीं आएंगे तो खाने के प्रिजर्वेशन का उनके पास कोई तरीका नहीं था। ऐसा कोई परमानेंट साल भर पड़ा रहा है ऐसा खाना था नहीं। और जो माना जाता है कि ह्यूमंस इवॉल्व्ड इन अफ्रीका, तो आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी विच इज़ द मोस्ट क्रेडिबल थ्योरी, कि सारी ह्यूमंस जो हैं ओरिजिनली अफ्रीकन जंगलों में पैदा हुए और वहाँ से अलग अलग वेव्स में बाहर आते रहे और अलग अलग वेव्स में आने वाले अलग अलग एरियाज में बसते गए। ये माना जाता है आज के ज़माने में, विच इज़ साइंटिफिकली ट्रू मोर और लेस। सो उस समय पे अफ्रीका में गर्म एरिया में अगर आपने शिकार आज किया है तो वो मांस आप कल नहीं खा सकते थे, तो आपने रोज शिकार करना पड़ता था, आपने रोज कुछ कंद मूल इकट्ठे करने पड़ते थे, रोज कुछ पत्ते पेड़ फल तोड़ने पड़ते थे ताकि आप खा सकें। देयर वर नो प्रिजर्वेशन टेक्निक्स। उस समय पे एक एवरेज इंसान रोज लगभग 20 से 25 किलोमीटर दौड़ता था। यस, इतना दौड़ता था। सो ये कैपेसिटी 25 किलोमीटर दौड़ने की हर इंसान में थी रोज। और अगर आप उनको बोलते मैराथन दौड़ने को, तो कोई 12 साल का बच्चा भी मैराथन आसानी से दौड़ सकता होता उस समय, बिकॉज इतना उनको दौड़ने की रोज की आदत थी। इतनी सुपर ह्यूमन बॉडी जो हमें दी थी भगवान ने या क्रिएटर ने या एवोल्यूशन ने, वो हमने आज कितनी बर्बाद कर दी कि आज हमारे 100 में से शायद 1% भी लोग नहीं होंगे जो मैराथन दौड़ पाए। हम यहाँ तक पहुंचे उसमें सबसे बड़ा कारण है एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, शायद आप लोग को भी पता होगा। पूरी दुनिया में अर्थ में अब हमें ये पता है अच्छे से कि लगभग 12,000 साल पहले, आज से 12,000 साल पहले वी स्टार्टेड हैविंग दिस क्रॉप्स कल्टीवेशन। तो गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, जो भी ऐसे क्रॉप्स होते हैं, राइस, ये 12,000 साल पहले लगभग शुरू हुए और उसके बाद अलग अलग एरिया में अलग अलग क्रॉप्स आती रहीं और उन क्रॉप्स ने हमें एक साथ जीने को मजबूर किया। क्योंकि अगर आपने एक ज़मीन में अगर अनाज बोया है तो आप 4 महीने उस अनाज को ध्यान भी रखोगे, ख्याल भी रखोगे, उसको दूसरे जानवरों से भी बचाओगे, उसकी पूरी देखभाल करोगे, तो आपको घर उसी के साथ बसाना पड़ता था। तो खेती की शुरुआत जो हुई 12,000 साल पहले, उसने हमारी ज़िंदगी बदल दी। अब वही इंसान जो 25 किलोमीटर रोज़ दौड़ा करता था, उसको शायद 5 किलोमीटर दौड़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी रोज़, पर फिर भी काफ़ी शारीरिक श्रम लगता था बिकॉज मशीनें नहीं थी। उस समय क्रॉप्स को कल्टीवेट करने के लिए गाय, बैल, जो भी घोड़े, जिस भी जानवर के साथ आप मिलके काम करते रहे, उसके साथ आपका शरीर भी बहुत मेहनत करता था। और आप, हमारे जो पूर्वज थे, उन पूर्वजों को एवरेज 5 किलोमीटर तो रोज चलना ही पड़ता था, उनका डेली जिंदगी का हिस्सा था। और खाना जो भी था इतना नहीं था, वेराइटीज ऐसी नहीं थी कि आप बहुत बड़ी बड़ी फसल उगा पाओ या बहुत बड़ा खेत भी खुद चला पाओ। बट धीरे 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 वो चेंज हुआ, फूड सिक्योरिटी इंप्रूव होती गई और आया इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन। ये जो इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन आया, इसने बहुत कुछ बदला। इन्होंने मशीनें दी थी। अब मशीनें जब दी गई तो उन मशीनों से आप बहुत कुछ नई नई चीज़ें करने लगेंगे। तो ये 400-500 साल पहले जो शुरुआत हुई इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की यूरोप में, इनफैक्ट इसी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के चलते हुए यूरोपियन पावर्स इतनी डोमिनेंट हुए वर्ल्ड वाइड कि उन्होंने इंडिया जैसे बड़ी कंट्री को एक यूके जैसी छोटी कंट्री ने इतने सालों तक कंट्रोल करके रखा। वही यूके ने जापान, चाइना को भी इतने सालों तक कंट्रोल में करके रखा। तो जो यूरोपियन लोगों ने साइंस का उपयोग करके इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौरान जो एक्स्ट्रा पावर पाई, उसके चलते दे कंट्रोल्ड प्रैक्टिकली होल ऑफ अर्थ।
और उस पूरी अर्थ को कंट्रोल करने के बाद में जो मशीनें मिलती रहीं, अब इन मशीनों को चलाने के लिए वर्कर्स की ज़रूरत होती थी। तो जो पेशा मेनली पहले हंटर गैदरर होता था, फिर किसानों का होता था, अब जो रिच वाला तबका हो गया वो या तो फैक्ट्री में काम करता था या फिर ऑफिसर था, मैनेजर्स थे। सो ऐसे वाले जो लोग आना शुरू हुए और आज वही ज़्यादा और होता जा रहा है। इंडिया में अभी भी काफ़ी लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट हैं, बट अब अधिकतर लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाते जा रहे हैं। वी आर स्टिल इन अ प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन। अब एवरेज एक इंसान की इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बात करें तो हार्डली 1 किलोमीटर भी कोई इंसान चले तो वो मजबूरी में ही चलता है, वरना आप जरा सा डिस्टेंस पे जाते हो तो या तो आप साइकिल पे जाते थे या टू व्हीलर पे जाते थे पहले, और आजकल कारों से जा रहे हैं, बसेस से जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, प्लेन से जा रहे हैं। सो चलना फिरना एक्टिविटी हमारी कम होती जा रही है, खाना सरप्लस में आता जा रहा है। और सबसे बड़ा चीज़ जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने किया वो था फूड का इंडस्ट्रियलाइजेशन। आई विल टॉक मोर अबाउट इट आगे जाके इस टॉक में ही, बट ये है आज हमारी हालत जहाँ पे हमारे पास फैसिलिटी सारी अवेलेबल हैं। आज हम गरीब से गरीब गांव में भी जाएंगे भारत के तो ऐसा नहीं होगा कि किसी के पास साइकिल तक ना हो, और टू व्हीलर्स अधिकतर लोगों के पास होगा। और जो भी उस गांव में थोड़ा बहुत रईस लोग हैं, किसी न किसी के पास कार तो होगी ही होगी, और नहीं भी हो तो बसेस तो वहाँ आती ही होंगी। सो ये जो हाल है कि मॉडर्नाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन के चलते हुए जो हमारा जीवन अच्छी क्वालिटी का हुआ और हमें अच्छी अच्छी चीज़ें मिली, टीवी मिली, वीडियो मिला, फ़ोन मिले, सब हुए, पर उसका हमारे शरीर पर क्या प्रभाव हुआ वो आगे थोड़ा हम और डिस्कस करेंगे। अब जो चेंज आया है ये लास्ट 400 साल में सबसे ज़्यादा चेंज आया है, और शायद जितना मुझे लग रहा है अगले 40 साल में इतना ज़्यादा चेंज आएगा कि जो आज हम बोलते हैं एडवांस्ड है, अगले 40 साल में लगने लगा कि ये क्या प्रिमिटिव था। तो उस समय तो ऐसा होगा कि किसी व्यक्ति को आंख खोल के उठने की भी ज़रूरत नहीं होगी, उसकी इमेजिनेशन से और उसके फिंगर के मूवमेंट से ही सारी चीज़ें उसको मिल जाएंगी हमेशा के लिए। सो जो शारीरिक श्रम है अगले 40 साल में और ड्रामेटिकली कम होने वाला है अगर हम एक्टिवली उसके बारे में नहीं सोचेंगे तो। और फूड इतना प्लेंटिफुल में अवेलेबल होगा, इतना ज़्यादा हर जगह पे फूड अवेलेबल होगा कि फूड बीमारी बन जाएगा, खाना ही बीमारी बन जाएगी। प्रोसेस्ड फूड इतना ज़्यादा आ रहा है आज के ज़माने में कि अनप्रोसेस्ड फूड आज के ज़माने में भी हमें क्लीन, नीट, टॉक्सिन फ्री, पॉइजन फ्री खाना मिलना आज भी मुश्किल हुआ है। 40 साल बाद तो और बुरे हालात होने वाले हैं। सो इन बातों को ध्यान में रखते हुए आज की तारीख में हम कैसे जिएंगे वो सोचना पड़ेगा। अगर नहीं सोचेंगे तो ये है मॉडर्न मैन का रूप, और आज हम ऐसे हैं, आज ये हालत है, आगे भगवान बचाए। सो ये सारी जो प्रस्तावना मैंने रखी थी, ये सारा जो टॉक था, बेसिकली ये सार है एक बुक का विच आई रिकमेंड टू एवरीबडी। द बुक इज टाइटल एज सेपियंस। अब इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी आ चुका है और इसके पार्ट 2 भी आ चुका है। सो आई वुड रिकमेंड कि हर इंसान ने, मैं ये मानता हूँ कि किसी ने इतिहास की बुक पढ़नी ही नहीं चाहिए। जो हमें बुक्स में स्कूल में इतिहास पढ़ाया जाता है वो प्रैक्टिकली मीनिंगलेस होता है कि किस महाराज ने कब से कब तक राज किया या क्या हुआ। उसकी बजाय साइंटिफिक हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, दिस इज द बुक कॉल्ड एज सेपियंस, ये हर इंसान ने पढ़नी चाहिए। क्योंकि एक्चुअली इंसान के साथ जो 1,50,000 साल से अब तक में जो हुआ इस बुक में बहुत अच्छे से दर्शाया गया है। एंड दिस इज द ट्रू हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। इंसान की ये हिस्ट्री अगर आपको पता होगी तो आप इस इतिहास से आगे के भविष्य के लिए बहुत अच्छे लेसन सीख पाएंगे। और अगर ये बुक आपने पढ़ी है तो कमेंट्स में बताइएगा कितने लोगों ने ये बुक्स पहले से पढ़ी हुई है, और ज़रूर ये बताइएगा कितने लोग हैं जो मेरे कहने पर ये बुक पढ़ने वाले हैं। प्लीज़ पढ़िएगा। अब बीमारी पे आते हैं। जो हम बीमारी की बात करते हैं कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ जो होती है उसका मेन चीज़ है एथेरोस्क्लेरोसिस, मतलब खून की नसों में कोलेस्ट्रॉल का जमा होना इस तरीके से कि ये जो कोलेस्ट्रॉल है आपकी नसों को अंदर ही अंदर ब्लॉक करता है। अब वो जो अंदर ब्लॉक करता है इस डायग्राम में आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं। जो जन्म पे पैदा हुआ बच्चा है उसकी नसें इतनी क्लीन भगवान ने दी हुई होती हैं, पर आज के ज़माने में 10 साल के एक बच्चे में भी फ्रॉम द फर्स्ट डिकेड जो फैटी स्ट्रीक्स आ जाते हैं, ये फैटी स्ट्रीक्स आर द फोर रनर्स जहाँ से इवेंचुअली लीक होके ये जो कोलेस्ट्रॉल है अंदर नस में जाएगा, और इन नसों में जाने के बाद में ये कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा होता रहेगा और हमारी शरीर की सेल्स उसको कंटेन करने की कोशिश में एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स लाएंगे, सूजन लाएंगे, और वो सूजन से धीरे धीरे जो कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल बढ़ता जाएगा वो बढ़ बढ़ के इवेंचुअली एक दिन पे ऐसी हालत करेगा कि बहुत सारा कैल्शियम जमा होगा, एक पपड़ी जमा होगी। जिस दिन ये पपड़ी टूटी उस पपड़ी के टूटने से हार्ट अटैक आता है।
और या तो वो हार्ट अटैक आएगा या लकवा करेगा, या जहाँ की भी वो नस की बात करें हम, उस नस के अंदर से डैमेज होने से खून का फ्लो बंद होगा और बंद होने से बीमारी आएगी, या तो पैरालिसिस या हार्ट अटैक, या फिर इसी से एओर्टिक डिसेक्शन होता है, या फिर इसी से ही अंधापन आता है सडनली जो होता है, किडनी खराब होती है, लिवर खराब होता है, और अलग अलग अंगों में ये बीमारी अलग अलग तरीके से मैनिफेस्ट करती है। इसीलिए मैं हमेशा एग्जाम्पल रावण का देता हूँ। जो मेन रावण है वो है ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जिसके चलते एथेरोस्क्लेरोसिस हुआ, और उस एथेरोस्क्लेरोसिस के अलग अलग अंगों पे अलग अलग इफेक्ट्स होते हैं। इस बीमारी की हिस्ट्री अगर हम ट्रैक करें, हार्ट अटैक से या हार्ट की बीमारियों से मौत आने की जो चांसेस होते थे पहले, 1 लाख लोगों में हर साल 150 लोगों के आसपास की डेथ होती थी हार्ट की प्रॉब्लम से। ये हम बात कर रहे हैं 1900 की शुरुआत में, मतलब 125 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं अभी इस ग्राफ में। अगर ये ग्राफ आपको दिख रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो ये ग्राफ ऐसे पैरेलल चल रहा था। फिर जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में भीड़ भाड़ बढ़ी, शहरों में पॉपुलेशन बढ़ी, और उसके चलते रोमैटिक हार्ट डिजीज बढ़ी। रोमैटिक हार्ट डिजीज के बढ़ने से क्राउडिंग जब हुई तो रोमैटिक हार्ट डिजीज के चलते बहुत सारी हार्ट की डेथ होने लगी। बट फिर 1930 से उसके लिए अपने पास ऑपरेशंस आने लग गए थे। तो वाल्व के ऑपरेशन 1930s में शुरू हो गए थे, जिससे कि वाल्व्स को इम्प्रूव किया जा सकता था, दवाइयों से इम्प्रूव किया जा सकता। उस समय कुछ कुछ दवाइयां आ गई थी और डेथ पे हम कंट्रोल कर पाए। 2 इंसिडेंस बीमारी का बढ़ रहा था। पर ये अगर आप नीचे वाली कर्व देखेंगे तो ये अमेरिकन कर्व है, जिसमें कि हार्ट अटैक वाली ये बीमारी जो एथेरोस्क्लेरोसिस या कोरोनरी आर्टरी डिजीज की हम बात कर रहे हैं, 1900 से लेके वो प्रैक्टिकली 0 ही चल रही थी। क्योंकि ये बीमारी इवन अमेरिका में भी अगर हम 100 साल पहले देखें तो केवल कुछ रईस लोगों की बीमारी थी जिनके पास दुनिया में सब कुछ था। अधिकतर अमेरिकन को भी ये बीमारी नहीं थी। सो इवन इन यूएसए जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले एक प्रॉस्परस टाइम आया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, उस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो प्रॉस्पेरिटी आई, उससे लगभग 10-20 साल लगे बीमारी को अपना सिर उठाने में। एंड ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज जब इंडस्ट्रियलाइजेशन अच्छे से अमेरिका में बैठा, उसके बाद ये बीमारी रैपिडली बढ़ती गई। सो वहाँ एक तरफ हम हार्ट की बीमारियों को कंट्रोल करने की सर्जरीज ढूंढ रहे थे, और दूसरी तरफ इस बीमारी ने सर उठाना शुरू किया था। आप भी याद करें, इंडिया में ये बीमारी 1960-70 तक तो बिल्कुल नहीं थी। 1960-70 में अगर किसी को डायबिटीज होता था तो विरला एग्जाम्पल होता था, और उस जमाने में हार्ट अटैक आना बहुत रेयरिटी थी। आप अपने माताजी, पिताजी, दादाओं से पूछ सकते हैं ये बातें। उस जमाने में उन लोगों ने ये चीज़ें देखी भी नहीं थी। मैं खुद 1976 का बॉर्न हूँ, और उस जमाने में हमारे आसपास में लोगों को हार्ट अटैक और ये सब चीज़ों की बीमारी पता भी नहीं होती थी, सुनी भी नहीं थी किसी ने। मेरे पिताजी साइकिल चलाते थे बचपन में, मैंने बचपन में पूरी साइकिल चलाई है। आज के बच्चों को वो ऑप्शंस मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो माय फादर वाज राइडिंग साइकिल टिल 50 ईयर्स ऑफ एज। तो बीमारी उस समय तक तो बहुत ही मुश्किल थी उनके लिए। उसी तरीके से जब अमेरिका में प्रॉस्पेरिटी आई और खाने का प्रचलन बढ़ा, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ फूड का, साथ ही साथ मशीनें आई, कारें आई, बाकी सहूलियतें आई, तो ये बीमारी जो कि लगभग 0 हुआ करती थी वो बढ़ती रही, और उसके चलते हार्ट डिजीज का ओवरऑल बर्डन भी बढ़ता गया। पर ये कर्व है जो कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज की है, और रैपिडली बढ़ी। फिर लगभग 1970 में फर्मिंघम हार्ट स्टडी पब्लिश हुई। फर्मिंघम हार्ट स्टडी ने क्लियरली बताया कि स्मोकिंग से इसका संबंध है, हाई बीपी से इसका संबंध है, डायबिटीज से इसका संबंध है, वजन ज़्यादा होने से इसका संबंध है। तो 70s के बाद में जैसे ही नॉलेज आया इस चीज़ में, देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है नॉलेज, और फिर उसके बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन। जो नॉलेज को इम्प्लीमेंट करेगा उसको ये बीमारी दूर जाएगी। अब आप कब जागे वो आपकी किस्मत पे है। अगर आप 15-20 साल के लड़के हो और अभी इस उम्र में ये सब देख रहे हो तो आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी होने वाली है। अगर आप 50-60 साल के व्यक्ति हो तो भी इस बीमारी को कंट्रोल कर पाओगे। और अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसको ऑलरेडी बाईपास हो चुका है, जिसको ऑलरेडी स्टेंट लग चुके हैं, ऑलरेडी डायबिटीज़ और हाई बीपी है, तो कम से कम आप अपने बच्चों को ये सिखाइएगा जो हम बता रहे हैं आपको शायद भला ना करे ये, पर आपके बच्चों का ज़रूर भला करेगा। ये बीमारी जब नॉलेज उनको मिला फर्मिंघम हार्ट स्टडी से 1970s में, उसके बाद से ये बीमारी अमेरिका में कंट्रोल में आना शुरू हुई और एक रैपिडली डिक्लाइन पर ही चल रही है। आज इंडिया की कर्व अगर आप देखेंगे तो हम अभी भी उस जगह पे हैं जहां अमेरिकन 1960 to 70 में थे, जब वो कर्व बढ़े जा रही थी। अब इंडिया में आप देखेंगे कि हर कुछ महीने में हर जगह पे टाइप के चिकन के ब्रांड्स आ रहे हैं, मैक की चीज़ें आ रहे हैं। जो अमेरिका में 50-60s में हुआ, इंडिया में अब शुरू हो रहा है। हर किसी को मैगी नूडल्स खाना है, हर किसी के पास कोल्ड ड्रिंक सारे टाइप के अवेलेबल हैं। तो ये जो खाना पीना और फास्ट फूड कल्चर है और पैकेज्ड फूड कल्चर है,
वो प्लस जो सहूलियत है व्हीकल्स की और टीवी की जो मुसीबत है, फ़ोन की जो मुसीबत है, वो इन सब से हमें बीमारी को और बहुत ही हाई लेवल पे ले जाने वाली है। अगर आज भी हम एग्जाम्पल देखें कि जो ऑस्ट्रेलिया में या फिर हमारे ही अंडमान निकोबार में जो हंटर गैदरर कम्युनिटी होती है, जो कि आज भी मॉडर्न लाइफस्टाइल से दूर है, उनकी बॉडी अगर आप आज भी देखोगे तो वो फिजिकली फिट होते हैं, उनका बॉडी मास इंडेक्स 20 से नीचे होता है, बीपी लो होता है, हाई बीपी की प्रॉब्लम 60-70 साल तक भी उनको नहीं आती है, कोई एज रिलेटेड इंक्रीज इन बीएमआई नहीं होता है, जितना जवान है उतना ही पतला बूढ़ा भी है क्योंकि वो एक्टिव है। फास्टिंग शुगर हमेशा कम होता है, कोलेस्ट्रॉल हमेशा कम होता है, देयर इज नो एविडेंस ऑफ डायबिटीज और कोरोनरी आर्टरी डिजीज इन दीज पीपल। ऐसे ही अब हम क्या करें कि ये चीजें हम में नहीं आए, हम हंटर गैदरर तो बन नहीं सकते हैं, हम इस मॉडर्न लाइफस्टाइल में रहते हुए क्या करें कि हम अपनी हेल्थ के चांसेस इंप्रूव कर सकें, और उसमें सबसे पहला है स्टॉप शुगर। हाँ, स्टॉप शुगर है ना, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कम करें, मैं बोल रहा हूं स्टॉप करें। अब स्टॉप क्यों बोल रहा हूं वो आप समझेंगे, बिकॉज इवेंचुअली सी शुगर इज ऑल ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। ये जो दो मॉलिक्यूल्स है उसमें हम लाखों सालों से हर इंसान, हर जानवर के शरीर को ग्लूकोज को हैंडल करने की कैपेसिटी बहुत अच्छी है, फ्रुक्टोज को हैंडल करने की कैपेसिटी उतनी अच्छी नहीं है। और इससे पहले किसी भी पीढ़ी में बहुत ज्यादा अमाउंट में फल, क्योंकि फ्रुक्टोज इज द मेन शुगर फॉर द फ्रूट्स, बहुत इतने ज्यादा फल पर डिपेंडेंट कोई भी नहीं रहता था। ऐसा कोई कम्युनिटी, जाति, ऐसा कोई इंसान या जानवर ऐसा नहीं था जो केवल फल ही खा रहा हो, और जो फल बहुत ज्यादा अमाउंट में जिसको मिलने लगे उसमें ये बीमारी आ सकती थी पहले के जमाने में। पर जब से ये शक्कर आई है, जो ग्लूकोज आया है, कंट्रोल फ्री हुआ है, और जब ग्लूकोज मिलना शुरू हो गया, शुगर मिलना शुरू हुआ इजीली, ये बीमारी बहुत तेजी से अमेरिका में भी बढ़ी और फिर इंडिया में भी 60-70s के बाद में बढ़ी। अगर आप याद करें उस जमाने के जो भी लोग उनसे पूछेंगे तो पहले शक्कर इजीली मिलती ही नहीं थी, कंट्रोल में आती थी, राशन में आती थी, और महीने का पूरा एक परिवार को ज्यादा से ज्यादा 5 किलो का शुगर मिलता था। आज देखें तो इतना ज्यादा शुगर कंज्यूम हो रहा है हर तरीके से, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जो हमारी बॉडी ने 1.5 लाख साल में नहीं सीखा, वो पिछले 400 साल में बहुत तेजी से बढ़ा, और पिछले 40 साल में तो बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ा है। तो इन पिछले 40 साल ने जो हमारी जिंदगी चेंज की, उसमें सबसे बड़ा फैक्टर है शुगर। यही शुगर है जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम एंड डायबिटीज कॉज करता है, जिसके अलग अलग चेहरे हैं। कार्डियोवास्कुलर डिजीज, जिसकी बात मैं करता हूं हमेशा, हार्ट अटैक और लकवा। उसके अलावा हाई बीपी, हाई लिपिड्स ब्लड में, जिसके चलते खून गाढ़ा हो जाता है और उसके थक्का बनाने के चांसेस बढ़ते हैं। डिमेंशिया, पेट की बहुत सारी प्रॉब्लम भी इसी के कारण से है, शुगर के कारण से। ये मैं सीधे सीधे कह रहा हूं आपको, अगर आपको पेट की प्रॉब्लम्स कम करना है, शक्कर बंद कर दीजिए, उसमें भी फायदा होगा। गाउट या फिर रोमेटॉइड आर्थराइटिस, जो इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस हैं, इसके बारे में मैं एक और टॉक फ्यूचर में करने वाला हूं। कैंसर, लिवर डिजीज जो कि फैटी लिवर हम बोलते हैं, और ओबेसिटी, ये सारे उसी के ही सिर हैं। मेन रावण मेटाबॉलिक सिंड्रोम ही है। शुगर के मामले में जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का स्टेटमेंट है वो है कि हर इंसान ने, एडल्ट हो या बच्चा, उसको अपनी टोटल खाने में 10% से कम कैलोरी शुगर से लेनी चाहिए, और अगर हो सके तो 5% तक ले जाएंगे तो बहुत अच्छा है। 5% मतलब इतना हुआ कि एक इंसान सारे सोर्सेस से मिला के ज्यादा से ज्यादा 6 चम्मच शुगर खा सकता है। अगर 6 चम्मच शुगर आप रोज लेते हैं हर सोर्स से मिला के, अब अगर आप सोचोगे कि 6 चम्मच शुगर बहुत ज्यादा है, तो आई विल जस्ट गेन योर अटेंशन टू दिस पर्टिकुलर चार्ट। ये चार्ट देखिए, पानी में तो 0 शुगर है ऑफ कोर्स, बट अगर आपने एक 200 ml की कैन की पी ली तो उसमें 35 ग्राम शुगर है, वो 26 से बहुत ज्यादा हो जाता है। और जो आप हेल्दी समझ के बाजार से पैकेज जूस खरीद के पीते, सोचते हो कि मैं हेल्दी हूँ, वो जूस पी रहा हूँ और मीठी चीजें बाकी नहीं ले रहा हूँ, या अच्छी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह नहीं ले रहा हूँ, तो उसमें 50 ग्राम 100 ml में होता है। 100 ml में 50 ग्राम शुगर है। और आइसक्रीम अगर आप देखेंगे तो आइसक्रीम में भी 28 ग्राम एक छोटे से कोन में शुगर है। अब शुगर लॉबी इतनी स्ट्रांग थी कि जब ये रिसर्च होना शुरू हुई थी, बर्मिंघम हार्ट स्टडी भी आई थी, और उसके चलते जो डेटा आ रहा था सामने, तो शुगर पर बहुत इंटेंस रिसर्च हो रही थी। उस समय 2 ही कैंडिडेट थे, शुगर और फैट। स्मोकिंग सबको पता था, हाई बीपी सबको पता था, हाई वेट सबको पता था, स्ट्रेस सबको पता था, ये सब चीजें उस समय तक पता थी। बट शुगर और ऑयल में अलग अलग रिसर्च चल रही थी, एंड शुगर इंडस्ट्री ने इतनी स्मार्टली अपना सारा अटेंशन जो है ना फैट पे लिया है। अब फैट सुनने में मोटा लगता है, फैट मतलब ही चर्बी भी होता है, इंसान की चर्बी, और फैट मतलब सारे ऑयल जो हम खरीदते हैं वो भी था। तो उस समय, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बाय इटसेल्फ इज अ फैट, जो कि इवेंचुअली आप शुगर खाओ
या ऑयल खाओ, एंड में कोलेस्ट्रॉल ही बनता है हमारे बॉडी में। आप शुगर भी जब खाओगे तो एक्स्ट्रा वो कोलेस्ट्रॉल ही बनाने वाला है, बट सारा ब्लेम खाने वाले कोलेस्ट्रॉल और खाने वाली चर्बी पर डाल दिया था शुगर इंडस्ट्री ने। एंड ये टाइम मैगजीन का फेमस कवर है 1984 का। ये कवर तब आया था जब पब्लिश हुई थी रिसर्च ये कहते हुए कि शुगर इज ओके, शुगर नहीं कॉज कर रही है और फैट कॉज कर रहा है, सारा ब्लेम फैट पे आ गया था। सो दिस इज द ऑफिशियल स्टेटमेंट that sugar industry paid for and was closely involved in the development of an influential literature review published by New England Journal of Medicine in 1967 that downplayed dietary sugars linked to the coronary heart disease while pointing the finger at fat and cholesterol intake, according to a report published in JAMA, which is a very famous journal right now, in 2016. तो 2016 में ये पब्लिश हो चुका है कि शुगर इंडस्ट्री ने एक्टिवली पैसे देके फोकस चेंज किया था। आज यही भी बहुत सारी फार्मा कंपनीज भी कर रही हैं। रिसर्च को फंडिंग लेनी पड़ती है और वह जब फंडिंग आती है तो उसके साथ कुछ कंडीशंस भी आती हैं। जिस कंपनी ने जो प्रोडक्ट पुश करना होता है उसके लिए वो कोशिश करती है कि रिजल्ट्स रिसर्च का उसके फेवर में आए। सो रिसर्च का एक काला सच होता है। अब लॉन्ग टर्म में कुछ भी चीज हो रिसर्च क्लियरली बता देगी, बट शॉर्ट टर्म में ये पैसा बोलता है और वो जब पैसा होता है वो रिसर्च को भी डिविएट करके ले जाता है गलत तरीके से। अब शुगर को पीछे छोड़ते हैं, शुगर के बारे में आई कैन स्पीक ऑल डे, मेरी और भी बहुत पुरानी टॉक्स आप वो सुन सकते हैं। सेकंड चीज क्या आप ऐसी कर सकते हो जिससे कि आपकी लाइफ और अच्छी हो, इज स्मोकिंग। अब स्मोकिंग इज समथिंग जो कि मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, सरकार ही बोलती है, इसलिए मैं इसमें बहुत टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तीसरी चीज जो कि ज्यादा जरूरी है, इज बिकम एक्टिव। अब ये टॉक लेने के लिए मैं बैठ के बात कर रहा हूँ एंड जैसे ये टॉक खत्म होगी मैं खड़ा होकर चलूंगा, क्योंकि इतना एक्टिव रहना जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट इकट्ठा बैठना चाहिए, उससे ज्यादा इकट्ठा बैठना ही नहीं चाहिए। हाउ एक्टिव यू आर इट मैटर्स। इसी को लेके एक मैंने टॉक भी बनाई है जिसका टाइटल इज सिटिंग इज न्यू स्मोकिंग। आप प्लीज वो टाइटल वाला मेरा टॉक भी जरूर देखिएगा। एंड सिटिंग इज ट्रूली द न्यू स्मोकिंग। जैसे स्मोकिंग से काफी सारे एपिसोड्स हार्ट अटैक के कम हुए, शुगर कम करने से भी होंगे और एक्टिव होने से भी होंगे। जितनी देर आप बैठेंगे वो एक स्मोकिंग के बराबर है। एंड साइकिल चलाएं, वो ज्यादा अच्छा है, कारों में ना घूमें ये ज्यादा अच्छा है। पैदल चलना और साइकिल चलना इज फार हेल्थियर देन कारों में घूमना। चौथी चीज इज ईट रॉ एंड ईट स्मॉल। तो अपना पोर्शन साइज कंट्रोल करें और जहां तक हो सके फ्रेश फूड खाएं, प्रोसेस फूड नहीं खाएं। कोई भी चीज जो पैकेट उठा के आप खा सकते हो उसको अवॉइड करें और पोर्शन साइज हमेशा इतना रखें कि जितना मुझे भूख लगी है उसका 80% से ज्यादा मैं नहीं खाऊंगा। आई विल स्टॉप एट 80%। ये अगर डिसिप्लिन आप ले आए और पेट भर के ठूस ठूस के नहीं खाएंगे तो आपकी लाइफ हमेशा हेल्दी रहेगी, यकीन मानिए। उसकी ट्रिक्स होती हैं, समझना होता है कैसे करें, एक लाइफ में डिसिप्लिन लाना होता है। हाँ, ये अलग बात है, साल में एक बार, महीने में एक बार आप फीस्ट कर रहे हो, बहुत अच्छे से खा रहे हो, अलग बात है। बट इन जनरल इंटरमिटेंट फास्टिंग इज अ बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स। मेरा इंटरमिटेंट फास्टिंग पे भी एक वीडियो है, आप वो भी देख सकते हैं। स्टॉप द प्रोसेस्ड फूड। ये एक मैसेज सबके लिए है कि बाजार से लाया हुआ बना बनाया खाना, या जिसको आप हीट करके सीधे खा सकते हैं या सीधे माइक्रोवेव करके खा सकते हैं, वो खाना लाना ही नहीं है घर में। अगर वो खाना लाएंगे तो तकलीफ है। अब इसमें जो सबसे प्रोसेस्ड फूड बोलने में लोगों को समझ में नहीं आता, तो मैं आपके लिए सिंपल कर देता हूँ। सारा ये बिस्किट, बर्गर्स, ब्रेड्स, जो भी आप बाहर से लाते हो, मैगी नूडल्स, जो भी आप बाहर से खाना पकाया किसी भी तरीके से लाते हैं, केक, पेस्ट्रीज, आइसक्रीम्स, जो फ्लेवर्ड दही आती है बाजार में, ये सब प्रोसेस्ड फूड है। जो आप घर पे खुद बनाए फ्रेश इंग्रेडिएंट से, वो हेल्दी है। आपको पता नहीं है, आप सोच भी नहीं सकते हो कि प्रोसेस्ड फूड में लोग क्या क्या डालते हैं आपका स्वाद बढ़ाने के लिए। पानी बहुत पीना है। हर हेल्दी इंसान जिसकी किडनी ठीक है और हार्ट अच्छा है, उसने लगभग 2.5 से 3 लीटर पानी रोज पीना चाहिए। अगर गर्मियां बहुत है तो 3.5-4 लीटर तक भी जा सकते हैं गर्मियों में। बट ज्यादा पानी पीने से खून पतला रहता है, गाढ़ा नहीं होता है, हार्ट अटैक, लकवा होने की बीमारी के चांसेस कम रहते हैं। फाइनल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मेंटल एंड सोशल वेलबींग। देखिए, इंसान एक सामाजिक प्राणी है। इस समाज में अगर हम अपने समाज के साथ एडजस्टेड नहीं हैं तो हमें कुछ भी खुशी नहीं मिलेगी, और वो जो स्ट्रेस बना रहेगा वो हमारे हार्ट के लिए अच्छा नहीं है। सो मेंटल एंड सोशल वेलबींग इज इक्वली इंपॉर्टेंट। इस पॉइंट पे मैं आपको फिर से याद दिलाऊंगा, ये बुक जरूर खरीदिएगा अगर नहीं खरीदी है तो। और जितने भी लोगों ने कहा है आप पढ़ चुके हैं, आप प्लीज फिर से पढ़िए, इसमें और बहुत कुछ सीखने को है। मैंने कम से कम 10 बार ये बुक पढ़ी हुई है। अगर ये चीजें हम नहीं करेंगे तो आगे का इंसान ऐसा होने वाला है। ऐसा हमने नहीं बनना है। वी आर मच बेटर देन दैट। लेट्स ट्राई एंड इम्प्रूव आवर हेल्थ। ऑल द बेस्ट।